अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति के दो विलेन थे, ईरान और चीन। राष्ट्रपति ट्रंप का साफ संदेश था कि वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन ईरान और चीन की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी पारी में भी ट्रंप उसी रास्ते पर चलने जा रहे हैं। वो अपनी टीम में चुन चुन कर ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जो ट्रंप की नीतियों के कट्टर समर्थक हैं। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप की दूसरी पारी 20 जनवरी 2025 को शुरू होगी, लेकिन टीम ट्रंप देखने के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि चीन को टेंशन हाई रखनी चाहिए। ट्रंप ने विदेश और रक्षा नीति की जिम्मेदारी उन नेताओं को सौंपी है जो विपक्ष में रहकर भी चीन की नींद हराम किए हुए थे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम यानी अमेरिका की नई कैबिनेट बनानी शुरू कर दी है। अब की बार ट्रंप सरकार में अमेरिका के विदेश मंत्री होंगे अमेरिकी सीनेट के सदस्य मार्को रूबियो। We are going to make America not just great, but greater than it has ever been before. अमेरिकी संसद में फ्लोरिडा से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव माइक वॉल्ट्ज को ट्रंप सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने का ऐलान हो चुका है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की नई राजदूत के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की सांसद एलिस स्टेफनिक का नाम फाइनल हो गया है। विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत, अमेरिका की विदेश नीति का फैसला इन्हीं तीन लोगों के हाथों में है। ट्रंप ने इन तीन अहम पदों पर जिन्हें चुना है, उनका नाम सुनकर ही वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हल्ला है कि ट्रंप की नई पारी में चीन की खैर नहीं। चीन के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप की इस तिकड़ी का नजरिया क्या है, उसका ट्रेलर पहले ही जारी हो चुका है। ट्रंप ने जब मार्को रूबियो को नया विदेश मंत्री बनाने का ऐलान किया तो अमेरिकी मीडिया का पहला विश्लेषण यही था कि पिछली बार ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ा था और इस बार भी उसी का विस्तार होने जा रहा है। अमेरिका के भावी विदेश मंत्री मार्को एंटोनियो रूबियो फ्लोरिडा से रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर हैं। उनके नाम का चीन में हवा क्यों है, इसकी मिसाल अमेरिका के लोग साल 2022 में ही देख चुके हैं। 11 मई 2022, अमेरिकी सीनेट, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। अमेरिकी सीनेट में मार्को रूबियो अमेरिका की विदेश नीति पर बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। उन्होंने बिना लाग लपेट के आगाह किया कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है। मार्को रूबियो के अलावा अमेरिका की कूटनीति और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी ट्रंप ने अपने भरोसेमंद माइक वॉल्ट्ज को सौंपी है। माइक वॉल्ट्ज अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। इन्हें भी घोषित रूप से चीन का विरोधी बताया जा रहा है। इसकी वजह भी है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन पर हमले की कमान माइक वॉल्ट्ज ने ही संभाल रखी थी। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर किसको घेरना है और किसे मामले पर वीटो करना है, यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत ही करते हैं। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में नया राजदूत बनाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी की सांसद एलिस स्टेफनिक को चुना है, जो ट्रंप की कट्टर समर्थक है। फरवरी 2023 में जब अमेरिका में चीन का जासूसी गुब्बारा पकड़ा गया तो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से एलिस स्टेफनिक ने ही मोर्चा संभाला था। अमेरिकी मीडिया से लेकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तक में एलिस स्टेफनिक चीन के खिलाफ लगातार आग उगलती रही। अपनी दूसरी पारी में विदेश नीति की कमान ट्रंप ने चीन के कट्टर विरोधियों को सौंपी है, तो अमेरिका की घरेलू राजनीति में ट्रंप का एजेंडा पहले से तय है। ट्रंप का चुनाव प्रचार पूरी तरह अवैध शरणार्थियों पर केंद्रित था, इसलिए उन्होंने अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम बदलने के लिए अपनी टीम में उन्हीं को जगह दी है जो शरणार्थियों के बारे में हद दर्जे तक बेरहम माने जाते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए टॉम होमन को इमिग्रेशन एंड कस्टम डिपार्टमेंट का डायरेक्टर मनोनीत किया है। मैक्सिको से आने वाले अवैध शरणार्थियों पर सख्ती के लिए टॉम होमन बदनाम रहे हैं। उन्हें बॉर्डर जार नाम दे दिया गया है। बॉर्डर जार यानी सीमा पर तानाशाही चलाने वाला।
ट्रंप की पहली पारी में टॉम होमन ने शरणार्थियों के साथ जो सख्ती की, उसके लिए साल 2019 में उनको अमेरिकी संसद में तलब किया गया था। उस दौरान अमेरिका के सांसदों को टॉम होमन ने जो तेवर दिखाए, वो अमेरिका के लोग अभी तक भूले नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रिस्टी नोएम को अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का मंत्री बनाने का ऐलान किया है। क्रिस्टी नोएम फिलहाल अमेरिका के साथ डकोटा राज्य की गवर्नर है। अमेरिका में इमिग्रेशन और कस्टम विभाग भी होमलैंड सिक्योरिटी के तहत ही आते हैं। क्रिस्टी नोएम को अमेरिका की राजनीति की सबसे क्रूर नेताओं में से एक माना जाता है। ट्रंप की टीम में शामिल होने से 6 महीने पहले क्रिस्टी नोएम अपनी क्रूरता के लिए सुर्खियों में थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा छपवाई, जिसमें क्रिस्टी नोएम ने खुद बताया था कि उन्होंने अपने शिकारी पालतू कुत्ते का कत्ल कर दिया था। वजह यह थी कि क्रिस्टी का कुत्ता लाख कोशिश करके भी शिकार करना नहीं सीख पाया था। इस पर सवाल उठे तो क्रिस्टी नोएम ने सफाई नहीं दी। उन्होंने खुद को सही ठहराने के लिए दलील दी कि वो ठीक से काम नहीं करने वालों के साथ क्रूरता में भी पीछे नहीं हटती। ट्रंप की टीम में अब तक जितने भी नाम सामने आए हैं, उनकी अपनी पहचान कट्टर नीतियों की वजह से है। साथ ही ये तमाम नेता डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। अमेरिका के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अपनी टीम में वफादारों को शामिल करके ट्रंप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका एजेंडा लागू करने वालों के मन में कोई संदेह या कोई सवाल नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी वादा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उन्हें अमेरिका को फिर से महान बनाना है। ट्रंप के लिए अमेरिका के महान होने का मतलब है कि आर्थिक मोर्चे पर कोई भी अमेरिका को चुनौती ना दे सके। ट्रंप का यही सपना चीन की नींद हराम करने के लिए काफी है, क्योंकि ट्रंप की नजर में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए चीन ही इकलौती चुनौती है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने चीन के साथ व्यापार घाटा कम करने के लिए टैरिफ वॉर छेड़ी। उस वक्त चीन ये झटका बर्दाश्त कर ले गया, क्योंकि अपना माल बेचने के लिए चीन के पास यूरोप का बाजार था। बीते 4 साल में हालात बदल गए हैं। कोरोना संकट और यूक्रेन युद्ध के बीच चीन से यूरोप का मोह भंग हो गया और चीन मंदी के दलदल में धंसता जा रहा है। अमेरिका में जिस दिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक जीत का जश्न मना रहे थे, उस दिन डेमोक्रेटिक पार्टी से ज्यादा मायूसी चीन में नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप की जीत का मतलब है चीन के साथ अमेरिका के ट्रेड वॉर का ऐलान। इसलिए अमेरिका में ट्रंप के जीतने के 24 घंटे के अंदर चीन की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने फैसला सुनाया कि वो चीन के उद्योगपतियों, रियल एस्टेट कंपनियों और चीन के आम लोगों के लिए $1.4 ट्रिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज देने जा रही। चीन की अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने से पहले ही डामाडोल हो गई थी। पिछले 2 दशक में चीन ने आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए नई शहर बसाने में जो पूंजी लगाई थी, वो कोरोना संकट के बाद डूबने लगी। चीन के शहरों में लाखों फ्लैट, शॉपिंग मॉल और ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। रियल एस्टेट कंपनियों के दिवालिया होने का खतरा बढ़ा तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के अर्थशास्त्रियों को काम पर लगाया। इसी बीच अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने की उम्मीद जगी तो शी जिनपिंग की नींद हराम हो गई। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल याद आया, जिसकी शुरुआत में ट्रंप का रवैया बहुत नरम था। उन्होंने बीजिंग के पहले दौरे में चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा याद दिलाया, लेकिन ठीक रात चीन पर नहीं फोड़ा। इस बयान के 4 महीने बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन की कंपनियों से अमेरिका आने वाले सामान पर टैक्स की दरें बढ़ानी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप जब तक व्हाइट हाउस में रहे, चीन के साथ अमेरिका का टैरिफ वॉर जारी रहा। डोनाल्ड ट्रंप के हटने के बाद चीन ने राहत की सांस ली। कोरोना संकट के बावजूद अमेरिका के साथ चीन का व्यापार जारी रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार घाटा कम करने के लिए जो टैक्स बढ़ाया था, उसके बाद भी अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा $1 ट्रिलियन बढ़ गया। मतलब अमेरिका ने जितना सामान चीन के बाजार में बेचा, उससे $1 ट्रिलियन ज्यादा का सामान चीन से अमेरिका पहुंच गया। इस बार ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान खुलेआम किया था। इसलिए ट्रंप की जीत की उम्मीद दिखते ही चीन की सरकार ने अक्टूबर महीने में अपनी रियल एस्टेट कंपनियों को मंदी से उबारने की पहल की। चीन के बैंकों ने यह सोचकर ब्याज दरों में कटौती की कि इससे चीन के लोग घर खरीदेंगे, लेकिन चीन की इस उम्मीद पर पानी फिर गया।
चीन की अर्थव्यवस्था के सामने इस साल एक अजीब और गंभीर संकट पैदा हो गया है। कोरोना के बाद यूरोप और अमेरिका की कंपनियों ने चीन का अघोषित बहिष्कार शुरू किया। इससे चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत पस्त हो गई। चीन की कंपनियां जो माल बना रही थी उसके लिए खरीदार नहीं मिल रहे थे। विदेशों के बाजार बंद थे और चीन के घरेलू ग्राहकों की जेब में पैसे नहीं थे। इस साल की शुरुआत में चीन डिफ्लेशन का शिकार हो गया। डिफ्लेशन यानी महंगाई इतनी कम हो गई कि औने पौने दाम पर भी ग्राहक नहीं मिल रहे थे। अर्थशास्त्र की भाषा में किसी देश में डिफ्लेशन का मतलब होता है बेहद गंभीर आर्थिक मंदी। चीन को डिफ्लेशन से उबारने के लिए एक ही तरीका था कि चीन की कंपनियों में बने सामान के लिए बाजार ढूंढा जाए। ताइवान के साथ चीन की तनातनी और यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने की वजह से पश्चिमी देशों ने चीन की आर्थिक घेराबंदी कर दी है। अमेरिका में ट्रंप के सत्ता में आने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का हमला तय माना जा रहा है। इसीलिए चीन ने घरेलू डिमांड बढ़ाने के लिए $1.4 ट्रिलियन के आर्थिक पैकेज का दांव चला है। हालांकि जानकार मानते हैं कि चीन का यही आर्थिक पैकेज उसे पूरी तरह दिवालिया और कंगाल बना सकता है। इस आर्थिक पैकेज के लिए चीन की सरकार ने अपने बैंकों से लोन लिया है। चीन के बैंक बॉन्ड जारी करके पैसे जुटा रहे हैं। जाहिर है कि उन्हें बॉन्ड खरीदने वालों को ब्याज समेत पैसा लौटाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ तो चीन के बैंक दिवालिया हो जाएंगे और चीन के बैंकों के दिवालिया होने का मतलब चीन की सरकार का दिवालिया होना है, क्योंकि वहां बैंक भी तो सरकार के ही हैं। बताया जाता है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंधाधुंध कर्ज ले लिया है। चीन पर इस वक्त जीडीपी का करीब 3 गुना कर्ज चढ़ा हुआ है। कर्ज लेकर चीन की सरकार ने पाकिस्तान के अलावा अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के देशों से बिजली घर, बंदरगाह और हवाई अड्डे बनाए हैं। जिन देशों में चीन ने पूंजी निवेश किया है उनकी अपनी आर्थिक हालत बेहद खराब है। चीन को वहां से रिटर्न मिलने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में $1.4 ट्रिलियन के आर्थिक पैकेज का नया बोझ चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है। चीन की मुसीबत यह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी में चीन को टारगेट करने का संदेश दे दिया है। ट्रंप की टीम में चीन विरोधियों की भरमार है। ट्रंप को अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए चीन को आर्थिक तौर पर खोखला करना है और ट्रंप को मालूम है कि चीन की अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी क्या है। I've been speaking with the highest Chinese representatives, including the president, and I've asked them to reduce the trade deficit immediately by $100 billion. It's a lot. ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।